Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application developer, in which we have started then Flutter app development, and today we have to learn what is the React Native framework for building native Android and iOS apps. In this lecture we will see the introduction of React Native framework, then we will see the architecture of this framework. In last we will see how it works, and then we will see some advantages of this framework. So let's start. What is React Native framework? It is a powerful framework that enables developers to build mobile applications for both Android and iOS using a single code base written in JavaScript and React. अच्छा जी, ये प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करता है एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए. अब सिंगल कोड बेस का मतलब ये हुआ कि आप एक बार कोड राइट करते हैं और इन दोनों प्लेटफॉर्म या डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप इसको रन कर सकते हैं. अगर मैं एंड्रॉयड आईओएस की बात कर रही हूँ तो एक बार कोड राइट किया तो कोड राइट करने के बाद आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इसे रन कर सकते हैं. और किसको यूज़ करते हुए? जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट को यूज़ करते हुए. जब हमने फ्लटर की बात की तो हमने फ्लटर में कहा हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे. जब हम रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उसमें हम जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट को यूज़ करते हैं. So the architecture of React Native is designed to bridge the gap between JavaScript and native code, allowing for efficient communication and rendering. Here is the detailed look at architecture of React Native for building native Android and iOS apps. अब यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है वो जावास्क्रिप्ट नेटिव कोड में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है. अब किस तरह से ये गैप ख़त्म होता है या तो वो हम देखते हैं इसके आर्किटेक्चर के थ्रू. फर्स्ट लेयर जो है इस आर्किटेक्चर की वो है जावास्क्रिप्ट लेयर. जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ वेब डेवलपमेंट के कोर्स में. आप वहाँ से जावास्क्रिप्ट के जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास है रिएक्ट नेटिव की बात करें हैं तो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स की बात आ जाती है. दीज आर द building blocks of a React Native application. Components are written JavaScript, TypeScript and defines the structure, behavior of apps user interface using JSX, JavaScript XML. JavaScript XML के बारे में भी मैंने आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जो JavaScript पढ़ाया था. इसमें ये होता है कि आप जो HTML का कोड है वो डायरेक्टली JavaScript में रिएक्ट में राइट कर सकते हैं, JavaScript में राइट कर सकते हैं. ठीक है, अब राइट करते हैं तो वो आप रिएक्ट में भी कर सकते हैं. जब मैं वेब प्रोग्रामिंग का पढ़ा रही थी तो मैंने जो है रिएक्ट का कोर्स भी आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाए थे और बताया था किस तरह से आप इसमें एप्लीकेशंस अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो बना सकते हैं. बट हमने वहाँ पर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ा था और अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड. सो JSX का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट में राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्ट कंपोनेंट्स में आपके जैसे बटन्स वगैरह आ जाते हैं, आपके इंटरफेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ जाती हैं, आपके टेक्स्ट फील्ड्स आ जाती हैं, स्लाइडर्स आ जाते हैं और व्यूज़, ग्रिड्स और इस तरह से ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के उन कंपोनेंट्स की बात आ रही है. रिएक्ट लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी मैनेज द स्टेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट. इट यूजेज अ वर्चुअल DOM to efficiently update the user interface by computing the difference between current and the new state. वर्चुअल डोम के बारे में भी मैंने वेब डेवलपमेंट के लेक्चर में. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अब एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की सी होती है, आपका एक प्रोजेक्ट जैसे क्रिएट होता है. वर्चुअल डोम आपको सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊं, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में या ऐप में कहीं पर चेंजेस करते हो तो वो आपकी चेंजेस एक्चुअल आपके प्रोजेक्ट में नहीं होती, वो एक वर्चुअल डोम होता है. उसमें पहले चेंजेस होती हैं डायरेक्टली, फिर चेक होती हैं कि ये जो है मिनिमम चेंजेस करने के लिए आपका क्या होता है कि आपके देन एक्चुअल जो है पार्ट में या जो भी आपके इंटरफेस है चेंजेस वगैरह उसमें अकर होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है करंट और न्यू स्टेट में क्या डिफरेंस है तो आप यहाँ पर यूज़र इंटरफेस के अपडेट होने को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो. रेडक्स और मॉबएक्स, दीज आर पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं दैट कैन बी यूज विद रिएक्ट नेटिव टू मैनेज द एप्लीकेशन स्टेट इन प्रिडिक्टेबल मैनर. यानी उसकी स्टेट को यानी अपडेट होने से पहले कैसे थी, अपडेट होने के बाद यानी करंट और न्यू स्टेट क्या है तो उसको मैनेज कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है ब्रिज की, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन.
सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में भी ऑलरेडी बताया था। अगर हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि किसी पार्ट में कोई इंटरफेस डिज़ाइन किया है आपने, कोई वेब पेज डिज़ाइन किया, मैंने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में बताया था, तो उसी से रिलेटेड बता देती हूँ। अगर आप पेज में कोई चेंज करते हो तो उस चेंज का रिस्पॉन्स आने तक, या कुछ रिक्वेस्ट करते हो उसका रिस्पॉन्स आने तक आपका जो वेब ब्राउज़र है वो स्टक हो जाता है, ठीक है, तब तक जब तक आंसर नहीं आता। तो जब एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट जिसमें आपने चेंज किया है, जहाँ रिक्वेस्ट की है, चेंजेस वगैरह हुई हैं, जस्ट वही पार्ट चेंज होता है, या आपके रिस्पॉन्स के लिए आप का जो ब्राउज़र है वो स्टक नहीं होता, ठीक है। यानी एक स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, दूसरे में नहीं होते। तो एसिंक्रोनस इससे रिलेटेड होता है। तो ब्रिज इज़ अ की पार्ट और रिएक्ट नेटिव्स आर्किटेक्चर allowing asynchronous communication between JavaScript and native layers. This ensures that the user interface remains responsive and performant. यानी रिस्पॉन्सिव रहे यूज़र इंटरफेस, ये ना हो कि एक रिक्वेस्ट की है तो दूसरा पूरा जो ऐप है आपकी वो पूरी स्टक हो जाए, या पूरा जो एक्टिविटी है वो पूरी स्टक हो जाए, बजाय इसके कि वो जस्ट वो दूसरा पार्ट है। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि मैं एक जगह पर सिर्फ एक चीज़ के लिए स्टक होकर बैठ जाऊँ, दूसरे चेंजेस ना कर पाऊँ। सपोज़ करें, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपने यहाँ पर चेंजेस किया, सपोज करें चेंजेस किए हैं, ठीक है, चेंजेस किए हैं, अब ये चेंज होते तक तो क्या है, मैं इसको स्क्रॉल अप और डाउन भी ना कर पाऊँ, तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता ये, ठीक है। तो बेस्ड अपडेट्स, द ब्रिज कैन बैच मल्टीपल अपडेट्स टुगेदर टू मिनिमाइज द ओवरहेड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड नेटिव कोड, यानी जो अपडेट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेटिव लेयर। अब यहाँ पर नेटिव की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड आ गई। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, इसमें जो है जब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक की बात होती है तो जो प्लेटफॉर्म यूज़ करें उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात हो रही है। तो दिस लेयर इंक्लूड्स द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड फॉर एंड्रॉयड के लिए आप जावा या कॉटलिन यूज़ करते हैं, और iOS की जब बात करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दिस कोड प्रोवाइड्स एक्सेस टू नेटिव APIs और फंक्शनैलिटीज़ दैट आर नॉट अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। जब नेटिव लेयर जो है, जो भी लैंग्वेज यूज़ करें यानी एंड्रॉयड करें, तो उसकी नेटिव में आ जाएगी जावा और कॉटलिन। तो इससे रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी APIs वगैरह हैं, आप इस लेयर के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि मतलब है हम दूसरी लैंग्वेज यूज़ करें, नो। तो इस लेयर के थ्रू आप इनको, इसकी जो नेटिव APIs हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं उसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर iOS की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट की जो भी फंक्शनैलिटीज़, जो भी APIs वगैरह हैं, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं होती। नेटिव मॉड्यूल्स, दीज आर द मॉड्यूल्स रिटन इन नेटिव लैंग्वेज ऑफ द प्लेटफॉर्म। इन दोनों की मैंने बता दिया, दैट एक्सपोज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज टू द जावास्क्रिप्ट लेयर। मॉड्यूल्स जो नेटिव लैंग्वेज में राइट किए गए हैं, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट लेयर से रिलेटेड होंगे। नेटिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट सेम उसी तरह से, जैसे फंक्शनैलिटीज़ एक्सेस कर पाएंगे, इसी तरह से कस्टम नेटिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स कैन बी क्रिएटेड एंड यूज इन रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। इसी लेयर को, इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं ले सकते थे, तो इस लेयर के थ्रू आप अपने जो भी कस्टम नेटिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। दीज कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड डायरेक्टली बाय द प्लेटफॉर्म नेटिव रेंडरिंग इंजन। रेंडर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करना कोड को इनटू पिक्सेल्स ऑन स्क्रीन, या सिंपल वर्डिंग में कहूँ कि आपकी आउटपुट जो यूज़र इंटरफेस जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करके आंसर देता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना, ठीक है, ये रेंडर कहते हैं। अच्छा, रिएक्ट नेटिव जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? कोर कंपोनेंट्स, जिसमें मैंने आप लोगों को भी बताया, जैसे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, कोर कंपोनेंट्स में व्यूज़, टेक्स्ट, इमेजेस, स्क्रॉल व्यू, लिस्ट, ग्रिड्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं विच आर मैप टू देयर नेटिव काउंटर पार्ट्स। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ भी एडिशनल आपको अगर ज़रूरत हो तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो अपने बोथ प्लेटफॉर्म, चाहे वो iOS हो चाहे वो एंड्रॉयड हो। डेवलपमेंट टूल्स हैं आपके पास, मेट्रो बंडलर। और मेट्रो बंडलर क्या है? Metro is the JavaScript bundler that serves as the development server. It watches for changes in the JavaScript code, bundles them, serves them to the app. अब ये बंडलर के तौर पे यूज़ होता है, यानी कोड को विजेट्स के साथ बंडल करना, यानी कोड को
और उसके बाद प्रेजेंट करना, और रिएक्ट डेव टूल्स यानी डिबगिंग टूल्स और प्रोफाइलिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स वगैरह हैं उसको प्रोवाइड करता है। और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आईडीईज जो हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और एक्स कोड iOS डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दीज आईडीईज आर यूज टू राइट एंड डिबग नेटिव कोड्स, ये बता दिया। अब हाउ इट वर्क्स, डिटेल्ड आर्किटेक्चर फ्लो, यानी ये जो चीज़ें मैंने ऊपर आपको आर्किटेक्चर की बताई हैं, ये सारी चीज़ें जो ऊपर बता चुकी हूँ लेयर्स, वो लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो इनिशियलाइजेशन का आता है। मैंने मेट्रो बंडलर की बात की, तो यहाँ पर बात हो रही है द एप्लीकेशन स्टार्ट्स बाय लोडिंग द जावास्क्रिप्ट बंडल, यानी जावास्क्रिप्ट बंडल यानी जावास्क्रिप्ट कोड को लोड करना स्टार्ट करती है मेट्रो बंडलर के थ्रू। तो ये मैंने आप लोगों को ऊपर मेट्रो बंडलर का बता दिया डेवलपमेंट टूल्स में, ठीक है। तो ये आ गया द रिएक्ट नेटिव रन टाइम इनिशियलाइज द रिएक्ट एनवायरनमेंट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, उसके एनवायरनमेंट को रन टाइम इनिशियलाइज करवाती है और जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कंपोनेंट रेंडरिंग, वही डिस्प्ले करने वाली बात आ गई। रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड इनटू वर्चुअल डोम, यानी उसमें रेंडर यानी उसमें डिस्प्ले होते हैं। देन कंप्यूटर डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड द करंट स्टेट, उसको रिकंसाइल करते हैं यानी देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। द कंप्यूटेड अपडेट्स आर सेंड टू द नेटिव साइड विया द ब्रिज, यानी जो चेंजेस आए तो बजाय इसके कि पूरी ऐप को चेंज करने के, वो स्पेसिफिक पार्ट में जो चेंजेस आए होते हैं वो क्या है, ब्रिज के थ्रू उस नेटिव साइट को भेज देते हैं। अब ब्रिज कम्युनिकेशन, जो हमने ब्रिज लेयर जो सेकंड नंबर पर पढ़ी थी, वो क्या करती है, द ब्रिज हैंडल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड नेटिव कोड। नेटिव की बात कर दी, एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन और जावा यूज़ हो रहा था, और स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी iOS के लिए यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का भी मैंने पर्पस, रिस्पॉन्सिवनेस की बात बता दी आपको। अपडेट्स एंड कमांड्स आर बैच टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, मिनिमाइज ओवरहेड। नेक्स्ट जो नेटिव रेंडरिंग में क्या आ जाता है, वो यूज़र इंटरफेस मैनेजर रिसीव द अपडेट्स फ्रॉम द ब्रिज एंड अप्लाइज देम टू द नेटिव व्यूज़, यानी उसने जो वर्चुअल डॉम में चेंजेस, उसकी जो अपडेट्स वगैरह आई ब्रिज को, तो उसने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर दिया। नेटिव व्यूज़ आर अपडेटेड, एडिड और रिमूव्ड बेस्ड ऑन द कमांड्स रिसीव फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट लेयर। जावास्क्रिप्ट ने जो करने को कहा, जो फंक्शनैलिटीज़ हमने ऐड की, उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं कमांड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें अपडेट हुई, ऐड हुई और रिमूव हो गई। इवेंट हैंडलिंग, जैसे टच इवेंट्स हो गए या क्लिक लिसनर्स हो गए, यानी बटन क्लिक करने पर या यूज़र जब इंटरेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, उसको क्या है, आर कैप्चर्ड बाय द नेटिव लेयर। ऊपर जो नेटिव लेयर की बात की थी मैंने, इवेंट्स आर सेंट बैक टू द जावास्क्रिप्ट लेयर विया द ब्रिज के थ्रू जावास्क्रिप्ट को भेजे जाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी राइट की जाती है। जब इवेंट आया तो जावास्क्रिप्ट को ही पता है कि बटन जब क्लिक हुआ है उसके बाद क्या परफॉर्म करना है। वेब डेवलपमेंट में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब HTML है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है, और CSS की बात की थी तो वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता था। और जब हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो अपनी वेबसाइट या वेब पेज में तो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे। सेम इसी तरह से यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के पास भेजा जाएगा ब्रिज के थ्रू। जावास्क्रिप्ट हैंडल्स द इवेंट्स, अपडेट द स्टेट एंड ट्रिगर री रेंडर्स इफ नेसेसरी। जो भी फंक्शनैलिटी आपने कोड राइट किया होगा जावास्क्रिप्ट में, जो भी हैंडलर आपने लगाया होगा हैंडलिंग के लिए, जो भी कोड राइट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसे हैंडल करेगा। नेटिव मॉड्यूल इंटरेक्शन की बात हो रही है, व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड नीड्स टू एक्सेस नेटिव फंक्शनैलिटी, जैसे कैमरा हो गया, लोकेशन यानी GPS की बात हो रही है, गूगल मैप्स की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, एक्सेस की ज़रूरत होगी तो इट कॉल्स द कोरेस्पॉन्डिंग नेटिव मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल में होगी उसे कॉल करेगा। द नेटिव मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन, यानी जो भी उसने ऑपरेशन करने के लिए कहा होगा, रिक्वेस्ट की है, जैसे गूगल मैप्स की बात की है, कैमरा की बात की है, सेंड्स द रिजल्ट बैक टू जावास्क्रिप्ट थ्रू द ब्रिज। तो यानी फंक्शनैलिटी उसके बाद दोबारा जावास्क्रिप्ट के पास करेगा कि तुमने फर्दर फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है तो वो ऐड कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट नेटिव। अब कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर गिवन है रिएक्ट नेटिव के, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कोड रीयूजेबिलिटी, हमने कहा सिंगल कोड बेस यूज़ करता है। सिंगल कोड बेस, एक बार कोड राइट किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ए सिंगल कोड बेस कैन बी यूज टू बिल्ड एप्लीकेशन फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS, रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट। यानी एक बार कोड राइट किया तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आप इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो आपका टाइम और एफर्ट बच जाती है, बजाय इसके कि आप सेपरेटली कोड अपना राइट करें दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए। हॉट रीलोडिंग, ये फीचर मैंने वैसे फ्लटर में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे आप अफेक्ट जो है कोड चेंजेस का रियल टाइम विदाउट रिकम्पाइलिंग द एंटायर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन, यानी अपनी जो एप्लीकेशन है उसे रिकम्पाइल या रीस्टार्ट किए बगैर आप जो अपनी एप्लीकेशन में है वो चेंजेस देख सकते हैं। पूरी जो है आपको एप्लीकेशन रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ती। रिच इकोसिस्टम यानी पॉपुलर हो रही है, आप इसमें लार्ज कम्युनिटी एंड ए रिच सेट ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड टूल्स अवेलेबल हैं जिसको आप अपनी एप्लीकेशंस रिएक्ट नेटिव में बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड, बट hence React Native's architecture effectively combines the best of both worlds, JavaScripts and native code, providing a flexible and efficient way to build cross platform mobile applications, यानी different platforms पर एक single base code execute करते हुए आप अपनी applications बना सकते हैं। So we have completed our today's lecture here, that was about the React Native framework for building native Android and iOS apps. Then we have seen the architecture of React Native framework, then how it works, and in last we have seen some advantages of this framework. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।